हेलो। हाँ, तो पहले जो चल रहा था उसको चलाते हैं, ठीक है, फिर बाद में रिवीजन पे आ रहा है अभी। तो उसमें हमने आपको बता दिया था युग्म उत्पादन, युग्म विनाश, ठीक है। द्रव्यमान क्षति बता दी थी। द्रव्यमान क्षति क्या है कि हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का कुल द्रव्यमान है, ठीक है, और जो वास्तविक द्रव्यमान है उनमें कुछ अंतर होता है, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के टोटल द्रव्यमान में। उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। उसको डेल्टा एम से लिखते हैं। आएगा कैसे, टोटल प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में टोटल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और उसमें से माइनस करेंगे अपन लोग नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। और इससे हमारा डेल्टा एम आ जाएगा। और फिर जो डेल्टा एम की क्षति हुई द्रव्यमान की, ये वेस्ट नहीं होगी, ये काम में आएगी। क्या काम में आएगी, इस द्रव्यमान क्षति से अपन लोग क्या बनाएंगे, इस द्रव्यमान क्षति से अपन लोग क्या बनाएंगे, एक ऊर्जा। कौन से फॉर्मूले से, आइंस्टीन के फॉर्मूले से, जो है डेल्टा ई बराबर में डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। जितना द्रव्यमान में कमी आएगी उतनी हमारी एनर्जी बनेगी। वो एनर्जी किस काम आएगी, प्रोटॉनों को करीब करीब रखने के लिए, पास पास में रखने के लिए, क्योंकि सब पे चार्ज प्लस है, सब दूर दूर भागेंगे, हमें उनको पास में रखना है, तो उसके लिए हमें एक एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें उन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को मुक्त करना है, वो एनर्जी उनको बांध के रखें। अगर तुम उन्हें मुक्त करना चाहते हो तुम्हें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी प्लस में। समझ आ रही बात, जितनी की बंधन ऊर्जा थी, इसे अपन बंधन ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया था, निकाल दी थी अपने बंधन ऊर्जा जो भी है, ठीक है। उसी में आगे बढ़ ले रहा पहले। रिवीजन में कोई गैप में बिल्कुल ना करे, है ना। अपने रिवीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, है ना। बालिक तुम लोग ही गए, कब गैप करो, कब घूमने जाओ, कब पार्क में बैठो, कुछ कह सकता कोई, बताओ। हमारे जैसे छोटे लोग तो नहीं कह सकते। हेडिंग लिखो नाभिकीय विखंडन। हेडिंग लिखो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं इसे। नाभिकीय विखंडन, या फिर बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। लिखो। देखो, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक, जिसमें एक भारी नाभिक, जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके, एक भारी नाभिक, एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके, लिख रहे हो ना, एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके दो हल्के द्रव्यमानों में, दो हल्के द्रव्यमानों में टूट जाता है, दो हल्के द्रव्यमानों में टूट जाता है, दो हल्के नाभिकों में या द्रव्यमान में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ तीव्र न्यूट्रॉनों,
इस प्रक्रिया में कुछ तीव्र न्यूट्रॉनों तथा विशाल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तीव्र न्यूट्रॉनों तथा विशाल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यह प्रक्रिया ही परमाणु बम अंडरलाइन करो उसे, एटॉमिक बम और नाभिकीय रिएक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नाभिकीय रिएक्टर लॉन्ग वाला क्वेश्चन है अपने लिए। और नाभिकीय रिएक्टर ये लिखा है। और नाभिकीय रिएक्टर का आधार है। ठीक है, लाइन चेंज करो, एक डायग्राम बनाओ। नहीं, नीचे उदाहरण लिखो, उदाहरण में लिखो 92 यूरेनियम 235 का विखंडन। उदाहरण में लिखो 92 यूरेनियम 235 का विखंडन। 92 यूरेनियम 235 का विखंडन। ठीक है, तो नीचे एक रिएक्शन लिखो पहले। इसको लिखो, ये रिएक्शन नोट करना जरा नीचे वाली। ये यूरेनियम है, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, और ये हमारा बेरियम है, ये क्रिप्टॉन है। ठीक है, ये भी न्यूट्रॉन है और वो ऊर्जा है। नोट करो इसको जल्दी। ऊपर का मत छाप लेना, है ना, नहीं तो फेल होना 100% तय है फिर, मैथ प्लस फिजिक्स। नहीं, तुम लोगों पे शक तो पूरा हमें, भले ही देख रहा हो ये पहले से छपा होता है, लेकिन नहीं, तब भी ऊपर से छापने हैं तक अपन। लग गई रिएक्शन। देखो बेटा, ऐसा है, कई सारे नाविक ऐसे हैं जो बहुत भारी हैं, जैसे कि मान लो अगर हम यूरेनियम की बात करें, प्लूटोनियम की बात करें, ठीक है, थोरियम की बात करें, ये सब वो तत्व हैं जिनके नाविक न्यूक्लियस बहुत ही हैवी हैं। हैवी क्यों है देखो, मालूम चल जाएगा अभी।
जैसे मान लो 92 यूरेनियम 235 की बात करें, इनके नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ज़रा देख के बताओ कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन। कल ही बताया था प्रोटॉन कितने हैं, ये वाले यही प्रोटॉन होते हैं कितने, 92 लोग प्रोटॉन, 92 प्लस के। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इन्हें माइनस करो 143, ठीक है। तो 143 न्यूट्रॉन और 92 प्रोटॉन इतनी कम जगह में, 10⁻⁻15 0.0000 ऐसे करके, नहीं इतनी छोटी जगह में इतने लोगों को अगर रहना है, हलचल तो होगी। भले ही बंधन ऊर्जा उन्हें बांध के रखें, लेकिन कब तक। बाहर से अगर ज़रा सी भी कोई ऊर्जा आई तुरंत 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। हमने यही करा। हमने क्या करा कि जो अपना यूरेनियम था ना, देखो ये दो आपको अलग अलग टोपियाँ दिख रही ना, पहले जुड़ी हुई थी, ये पूरा गोला था पूरा एक। पर हमने क्या किया, सामने से एक बहुत तीव्र गति से आते हुए न्यूट्रॉन को फेंका, 0n1 न्यूट्रॉन को फेंक दिया इसकी तरफ, जो यूरेनियम है हमारा। समझ रहे ना बात को। और वो जाके ऐसे लग गया इसमें बीचों बीच से, पहले ऐसे था, बीचों बीच लगेगा तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे ना, ऐसे ऐसे। समझ गए ना बात को। और इन टुकड़ों के होते ही भयंकर एक तो एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी निकल रही, बनाना है इसको, पर अभी समझना है पहले। और साथ में 2 हुए टुकड़े, एक हो गया ये बेरियम बी है, और एक हो गया ये वाला हमारा क्रिप्टॉन। और एनर्जी तो निकलेगी, और साथ में निकलेंगे 3 न्यूट्रॉन। समझ रहे ना, कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, 0n1 कितने, 3। 0 न्यूट्रॉन को 0n1 से लगते हैं, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, समझ गए ना। तो जब किसी यूरेनियम पे, भारी नाभिक पे, हम कोई एक तीव्रगामी न्यूट्रॉन को तेज़ी से फेंकते हैं, समझ गए ना। अब तीव्रगामी है तो तेज़ तो हो गई, तीव्रगामी न्यूट्रॉन को जब हम फेंकते हैं तो वो जब बीचों बीच में उसमें लगेगा तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे नाभिक के, समझ गए ना, हल्के हल्के तत्वों में टूट जाएगा। इसीलिए हेडिंग का नाम है नाभिकीय विखंडन। समझ रहे हैं, न्यूक्लियर फिशन। तो देखो 92 यूरेनियम 235 था, हमने उसे 0n1 को फेंक के मारा, 2 चीज़ों में तोड़ना है, अब जरा रिएक्शन से समझना इसको। और प्लस में एक ऊर्जा निकलेगी, 2 टुकड़े होंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और प्लस में ऊर्जा। जो ऊर्जा कहाँ से आई वो अभी आप लोग बताना, इधर समझो। यह है 92 यूरेनियम 235, ये है न्यूट्रॉन, दोनों जुड़े मिल गए ना एक दूसरे से, भले ही ये टकरा रहे लेकिन मिल कर तो रहे ना कुछ देर के लिए। तो होगा क्या है, 92 और 0 वो तो 92 रहेंगे, और अगर 92 है तो बेटा 92 नंबर पे तो यूरेनियम ही होता। परमाणु क्रमांक से डिसाइड होता है कौन सी चीज़ है। नीचे अगर 7 लिखा है नाइट्रोजन है, नीचे अगर 8 लिखा है ऑक्सीजन है, ऊपर क्या लिखा है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पता है ना कि अपनी जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ना कि परमाणु भार पे। समझ ना बात को, समझे। ये मूजले वाली आवर्त सारणी चल रही है अपनी, पुरानी वाली नहीं चल रही दीर्घाकार वाली, कि तुम सोचोगे द्रव्यमान संख्या पर आधारित हो। नहीं, हम नीचे पे डिपेंड करते हैं कि नीचे कितनी संख्या लिखी है। तो 92 और 0 हो रहा है 92, इसका मतलब है तो यूरेनियम। ऊपर जोड़ो 235 और 1 236, चलो ठीक है। अब इसको तो हमें तोड़ना है 2 हिस्सों में, क्योंकि न्यूट्रॉन के लगते ही इस हिस्से के 2 हिस्से होना चाहिए। तो एक इसके जब कई से बार एक्सपेरिमेंट करा के तो उन्होंने देखा 2 टुकड़े आते हैं। एक तो बनेगा बेरियम जिसका क्रमांक होता है 56, परमाणु भार होता है 144। एक बनेगा Kr क्रिप्टॉन जिसका परमाणु क्रमांक 36 है, इधर 89 है। इन्हें भूल जाओ, जरा इनके जोड़ के देखो ना कितने खर्च हो गए अभी। 56 यहाँ खर्च हुए नीचे और 36 यहाँ हो गया, तो 56 36 कितने हो गए बेटा, 92 हो गए। देखो जरा नीचे थे कितने पास तुम्हारे पास, 92 के 92 बेरियम और क्रिप्टॉन ने लूट लिए, आधे इनने आधे नहीं हुए, मतलब कुछ इनने इसने ज़्यादा लिए इसने कम। अब आ जाए जरा ऊपर, इन दोनों को जोड़ के देखो, जो हो रहा है 233, जोड़ लो 14 8 बाई 9 4 13 3 हाथ से लेकर 233 हो गया। इसका मतलब नीचे के 92 तो पूरे मिल गए हमें इन दोनों से, लेकिन ये दोनों मिलके ऊपर की कमी पूरी नहीं कर पाए। 144 और 89 भी 233 ही हुआ है, और हमें करने कितने हैं 236। ये देखो ना, जब भी नीचे कुछ ना बचे और ऊपर कुछ बच रहा हो हमेशा न्यूट्रॉन निकलेगा, क्योंकि बेटा न्यूट्रॉन में नीचे लिखा रहता है 0। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 56 36 92 हो गए, ऊपर के जोड़ के 233 हो गए, हमें करना है ऊपर 236।
भाई यही चीज़ अगर टूटेगी तो पूरा हिसाब मिलना चाहिए ना, गायब थोड़ी हो जाएगा कुछ। ऊपर 236 होना चाहिए, इन्हें जोड़ के हो रहा है 233, और नीचे का हिसाब ठीक है 92 हो रहे हैं, 56 36 को जोड़ लो। जब ऊपर कुछ बचा रहे और नीचे हो जाए सबरे खर्च, समझ लो न्यूट्रॉन निकलने वाला है। समझ गए? एक न्यूट्रॉन को बेटा ऐसे लिखते हैं 0n1 से, क्योंकि इसमें नीचे 0 होता, हमें नीचे खर्च ही नहीं करना है भैया, खर्चा ही हो गया, आप कहाँ से ले आएंगे? तो नीचे 0 करो, ऊपर 1 कर दो, ये 1 न्यूट्रॉन है। पर यार हमें तो 3 की कमी पूरी करनी है, तो एक काम करो 3 न्यूट्रॉन फेंको, ये लो। तो ये न्यूट्रॉन 0n1 जो है वो 3 निकल गए, और प्लस में निकली भयंकर एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी निकलती है। परमाणु बम समझ रहे ना बात को, एक ही बार विस्फोट हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा पे जापान में, है ना। आज तक पुश्तें ख़राब चल रही, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, या दिमाग ही नहीं है, नहीं समझे बात को। तो बता रहे हम खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है, रेडिएशन बहुत खतरनाक होती है इसकी। तो वैसी ही एक अपार ऊर्जा हमारे पास निकली। आई कहाँ से जी ऊर्जा इतनी? आई इसलिए बेटा द्रव्यमान क्षति, अभी पढ़ाई थी तुम्हें, मास लॉस, द्रव्यमान क्षति हुआ जे, ये जो चीज़ थी इकट्ठी उसका द्रव्यमान था ज़्यादा, और जब ये टुकड़ों में टूट गए इनका द्रव्यमान हो गया कम, मास में कुछ कमी आई, और जो द्रव्यमान में कमी आई उसी के तुल्य बनेगी एक एनर्जी। किसके नियम से? E बराबर mc²। यही नियम है जो सब कुछ करवा रहा है, समझ गए। अच्छा खासा इकट्ठा था, अलग अलग टूट गया, अलग अलग टूटने पे द्रव्यमान में कुछ हो गई कमी, और जो कमी हुई, जितना खर्च हो गया द्रव्यमान, नहीं समझे, तो जो कमी हुई द्रव्यमान की, उस कमी के बराबर बनेगी एक एनर्जी, वही ऊर्जा मिल रही है तुम्हें। और जितनी भयंकर एनर्जी है कि हमने बताया परमाणु बम इसी पे आधारित है। एक होता है नाभिकीय रिएक्टर, जैसे हमारे प्लांट में कोयले को जलाकर लाइट बन रही, ठीक है, कितना टन लगता है हम आपको बता दें, दिन भर में कम से कम 2 से 3 बोगियाँ लगती हैं रेलगाड़ी की। 2 से 3 बोगियों का मतलब ये है कि कम से कम एक में 25 डिब्बे होते हैं, 25 से 75 डिब्बे। एक उसमें ट्रॉली में कम से कम 10 टन तो रहता होगा, 10 या 20 टन कोयला। टन का मतलब 1000 किलो। तो समझ लो तुम बात को कितना कोयला लगता है। और जिन देशों में यूरेनियम है ना, इस कोयले के आधे से भी आधे हिस्से में इससे ज़्यादा बिजली बना लेते वो। तो ये बहुत ही भाई एनर्जी बन रही यार, एनर्जी को तुम जैसे चाहो वैसे यूज़ कर लो, या तो परमाणु बम से दुनिया उड़ा दो, और नहीं तो अगर तुमने कंट्रोल्ड उसको कर लिया ठीक से, कंट्रोल्ड वे में बनाया कि तुम उसको कंट्रोल कर पाओ, उससे तुम बिजली बनाओ, उससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बात समझ रहे ना बात को, ठीक है। तो लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ता है कब कहाँ विस्फोट हो जाए, बहुत बड़ी दिक्कत है, समझ रहे। पर अपने देश में क्या है, यूरेनियम ही नहीं है, तो कोयले से काम चला रहे हैं, समझ गया बात को कि नहीं। तो ये एक बहुत ही अच्छी भी रिएक्शन है और ख़राब भी रिएक्शन है क्या कि बाहरी नाविक को एक न्यूटन फेंक के मार रहा है और वो टूट रहा है 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में टूटने के बाद वो द्रव्यमान हो जा रहा कम, द्रव्यमान में जो कमी आ रही उस कमी के बराबर द्रव्यमान, m का मतलब द्रव्यमान, इससे बनेगी एक एनर्जी E बराबर mc² से, क्योंकि आइंस्टीन ने कही थी कि जितनी द्रव्यमान में कमी होती उतनी एनर्जी बना देता वो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, समझ रहे। तो E बराबर mc² से एक एनर्जी बनेगी, वही एनर्जी बहुत ज़्यादा विस्फोट की मात्रा में हमें मिलेगी। समझ में आई बात कि नहीं। कितने न्यूटन बनना है? 3, समझ गए ना। ये रिएक्शन यहाँ रुकने वाली नहीं है। अभी पता क्या हुआ था, इतना बड़ा भी हमारे पास यूरेनियम रखा था, ठीक है, कई सारे अणु परमाणु थे इसमें, हमने अभी केवल एक नाविक को मारा, और एक नाविक को मारने से भाई इतनी सी चीज़ में लाखों नाविक रहते, तुमने एक नाविक में न्यूट्रॉन को फेंक के मारा, उस एक नाविक के टूटने से ऊर्जा तो बनी, संगे 3 न्यूट्रॉन और बने, और इनकी स्पीड भी बहुत हाई रहेगी। अब वो 3 न्यूट्रॉन 3 नाविकों से टकराएंगे, फिर उन 3 लोगों से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। दिमाग में चल रहा है क्या? क्या सलमान खान जय हो, 3 लोगों की मदद करो, उनसे बोलो कि 3 लोगों की और मदद करें। नहीं, अभी फिल्में आप देखो करे, ठीक है। तो समझ वही सिस्टम चल रहा है, समझ लो। तो 3 लोग बनेंगे, फिर 3 न्यूटन बोलेंगे, अगले 3 से तुम फिर 3 बनाओ। इस तरह से वो एनर्जी ना इतनी भयंकर बढ़ती है, समझ रहे ना, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। तो धीरे धीरे करके जब साइंस आगे बढ़ा तो हमने इसको कंट्रोल करना सीखा। गंभीरता समझ रहे हो ना बस है कि हमने 1 न्यूट्रॉन दिया था, इसके टूटते ही 3 न्यूटन और बन गए, वो 3 किसी और 3 नाविकों से टकराएंगे, वो 3 किसी और नाविक से टकराएंगे। तो खतरनाक सिस्टम है, समझ रहे ना बात को। हमें इसे कंट्रोल करना है, हम कंट्रोल करेंगे आगे, ठीक है। ऐसे ही हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ऊर्जा क्यों बनने को समझ में आया, क्योंकि इकट्ठा था तो द्रव्यमान था ज़्यादा, टूट गया तो द्रव्यमान हो गया कम।
द्रव्यमान में कमी क्यों आई? कमी इसलिए आई क्योंकि जो द्रव्यमान में कमी है उतनी ही हमें एनर्जी के रूप में मिल जाएगी। वो समझ गए? कौन से फॉर्मूले से? E बराबर mc² से, आइंस्टीन का नियम है। तो ये डायग्राम बनाना है हमें, बना लो। ये ऊर्जा, ये प्रकाश ऊर्जा है, या ऊर्जा निकल रही है। ये 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है, ये बेरियम निकल गया, ये क्रिप्टॉन। पहले था यूरेनियम, फेंक के क्या हमारा था? न्यूट्रॉन। इसको बना लेना। जल्दी करो। हो गया? रिएक्शन बैलेंस करना आ गई ना? ऊपर के जोड़ने पे पूरे 236 मिलना चाहिए, और नीचे के जोड़ने पे 92 मिलना चाहिए। जोड़ के देख लो अभी। ठीक है। अच्छा, नीचे थोड़ी 1-2 चीज़ें और लिखनी है। इसी में लिखो, इसी नाभिकीय विखंडन के अंदर ही एक हेडिंग है, नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा की गणना। नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा की गणना। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिशन। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिशन। नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा की गणना। हो गया? यहाँ से नोट करना चालू करो। नोट करते जाओ साथ में।
ये कैपिटल एम बनाना है यहाँ पे, यहाँ पर भी कैपिटल एम। चलो लिखो इसे। हो गया, चलो समझो। देखो भैया, रिएक्शन में इस तरफ जो क्रिया में भाग ले रहे थे वो दो लोग थे, ये लोग, इनके द्रव्यमान जोड़ के देख रहे थे कितना मास लिया था। इसका मास ये होता 234.99 AMU, इसके नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, AMU पता है ना, जैसे ग्राम, किलोग्राम, फुट होता, समझ रहे ना, मात्रक होते हैं ना, उसी तरह से छोटी चीज़ों को नापने का एक मात्रक है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सब कुछ बता चुके हैं। ये भी बताया था कि एक AMU अगर नष्ट हो जाए उससे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनती है। पीछे निकलवाया हमने जस्ट चैप्टर में, अभी चेक करो। तो देखो 234.99 AMU ये हो गया इनका, और न्यूट्रॉन का है 1.01 AMU। दोनों को जोड़ा, टोटल द्रव्यमान इतना था रिएक्शन के पहले। रिएक्शन होने के बाद बने तीन लोग, इनके द्रव्यमान जोड़ो, AMU AMU AMU। तीन लोग हैं इसलिए 3 का गुणा करा यहाँ पे। अरे देखो ना, 3 न्यूट्रॉन, यहाँ गलत लग गया, ये 3 यहाँ लिखना है। 3 न्यूट्रॉन का मतलब है 3 × 1.01। सबको जोड़ोगे 235.8 AMU। अब निकालो द्रव्यमान क्षति या द्रव्यमान में कमी। देखो ना, इधर 236 था, इधर 235.8 ही हो पाया। इसका मतलब कुछ तो कमी हुई है, वही हम आपसे बोल रहे थे। और द्रव्यमान क्षति कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, 0.2 AMU आया घटाने पे। ठीक है, कैसे घटाना है वो केजी वाली मैडम से सीख लो, हैं। 236 - 235.8, 0.2 AMU, इतनी द्रव्यमान में कमी हो गई। अब जब कमी हुई है तो उसके तुल्य ऊर्जा बनेगी। तो बेटा याद करो, हम बता ही रहे आपको पहले चैप्टर में, अभी इसके पहले में बताया, एक AMU की कमी होने से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनती। पीछे पलटो अभी देखेगा। तो फिर 0.2 AMU की कमी पे कितना बनेगा, गुणा करवा दो। नहीं समझे, ये 1 AMU पे है। आलू प्याज का भाव 1 किलो का पूछते हो, जितने किलो चाहिए उतने का गुणा करते हैं। 1 AMU में 931 बन रही, तो 0.2 में कितनी बनेगी, दिस इंटू दिस, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग इतनी ऊर्जा बनती है एक नाभिक से। और ऐसी हज़ारों लाखों नाभिक बनेंगे। नहीं समझ बात, क्योंकि 1 के टकराने से 3, फिर 3 के टकराने से 3 6 9, 9 के टकराने से 9 3 27, इस तरह से ऐसी कहानी चलेगी। ठीक है, तो एक अगर विघटन होगा, एक बार अगर विखंडन होगा तो 190 मेगा समझते हो ना, 10 की पावर +6। नहीं समझे, बहुत ज़्यादा है एनर्जी। ठीक है, हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ज़्यादा है एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। ध्यान रखो, एक नाव की विखंडन से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखो, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब नई हेडिंग लिखो, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होता है, छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होता है। तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक 2 छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित होता है, और अत्यधिक ऊर्जा के साथ 3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं।
3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन भी अन्य नाविकों का विखंडन कर देते हैं। अन्य नाविकों का विखंडन कर देते हैं। इस प्रकार एक नाविकों के विखंडन की श्रृंखला बन जाती है। जो एक बार चालू होने पर तभी समाप्त होती है। एक बार शुरू होने पर तभी समाप्त होती है जब तक कि पूरा यूरेनियम समाप्त ना हो जाए। हो गया, पूरा यूरेनियम समाप्त ना हो जाए। बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे मान लो अपन दीपावली पे पटाखा ले आए काशीराम वाले, नहीं समझे? बढ़िया धीरे एक करके, नहीं समझे? हुआ ये कि अपन ने आगे जलाई, छोटी सी तीली पीछे चली गई बोरी के पास, निपट गई कहानी पीछे। अब रोक भी से रोक रही का, ख़त्म है सिस्टम पर, नहीं समझे? एक ही दिन में दीपावली, दशहरा, अन्नपूर्णा जो भी है सब मना लो, ख़त्म। अब आ जाओ जरा रिवीजन पे, ठीक है? चलो, तो इसमें देखो अभी ये अपनी जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें लास्ट में लिखा हुआ है संधारित्र की धारिता, यानी कि कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, और संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम जब बताएंगे जब ये चैप्टर चालू होगा रिवीजन में, समझ रहे ना बात को? तो इनको भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इनमें पूरी कहानी खोलनी पड़ेगी। हम कर रहे हैं दूसरा वाला क्वेश्चन जिसमें क्यू है उनके बीच में निकाय संतुलित वाला ना, सेकंड वाला। चलो आ जाओ, देखो ये सवाल बहुत आया है। वो कैपेसिटर वाला, वो डाइलेक्ट्रिक वाला हम करवाएंगे चैप्टर आएगा जब संधारित्र वाला। उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना, ये टॉपिक अपने छूटे हुए हैं, मतलब अभी नहीं करवाए, तभी करवा देंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो सीट में, उसमें है एक क्यू इधर है, एक क्यू इधर है, बीच में एक बिंदु P है, मध्य बिंदु है। तो कह रहे हैं बिंदु P पे कितना आवेश रखें, क्यू डैश नहीं पता हमें कितना है, इसका मान कितना रखें कि पूरा निकाय संतुलित रहे। निकाय क्या रहे? संतुलित रहे, ठीक है? तो मतलब द सिस्टम इज इन बैलेंस, रिमेन्स इन बैलेंस या इज इन बैलेंस, ठीक है? ये मिड पॉइंट है और P, मतलब अगर ये टोटल L है तो यहाँ से यहाँ तक होगी L/2 आधी। उन्होंने बोला ना यार P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु पे कितना आवेश रखें, इस क्यू डैश का मान हमें निकालना है, कितना मान हो कि निकाय संतुलित में रहे। जब भी ऐसा सवाल है तो क्या करना है, जितने कॉम्बिनेशन बनना है उन सब का बल निकालो तुम। क्या क्या हो सकता है, या तो Q और Q के बीच बल, Q व Q के बीच बल, ठीक है? निकाय संतुलित में करना ना, इसके लिए निकाय संतुलन के लिए कंडीशन होती है बेटा सिग्मा F बराबर 0। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, F का मतलब बल। सभी बलों का योग 0 होना चाहिए, सभी बलों का योग क्या होना चाहिए? 0, तभी निकाय संतुलित में रहेगा। अब कौन कौन से बल हैं वो ढूंढो। देखो एक तो Q और Q के बीच बल, के बीच में वैद्युत बल, ऐसा लिखो, ठीक है? और प्लस एक Q और Q डैश के बीच में बल, Q और Q डैश के बीच बल, इन दोनों का समेशन बेटा 0 आना चाहिए। समझ आ रही बात? एक इन दोनों के बीच बल और एक इनके बीच में बल, उनका समेशन कितना होना चाहिए? 0, ठीक? आओ अब बताओ विद्युत बल का फॉर्मूला। तो आज जरा कूलाम का नियम याद करो। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कि दो चार्ज Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी कुछ भी मान लो
आर है, परस्पर कुछ दूरी पर रखें, ठीक है, वायु अनुपात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, उसका मान क्या होता था, ध्यान करो, एफ का मान समानुपाती होता Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती होता किसके, व्युत्क्रम के लिए 1 लगाते हैं बीच की दूरी के वर्ग यानी R स्क्वायर के वर्ग, दोनों आवेशों Q1 Q2 के गुणनफल इनके बीच में इंटू है इसके समानुपाती, और जो बीच की दूरी R है उसके वर्ग के व्युत्क्रम के लिए 1 लगाओ, दोनों को मिक्स करो, ऊपर आएगा Q1 Q2, नीचे आएगा R स्क्वायर, जब समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लो, ठीक है, याद है ना इसकी वैल्यू कितनी होती थी, 9 गुणा 10⁻9। इस फॉर्मूले से किन्हीं भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल निकाल सकते हैं हम, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। जो नालायक है उनके लिए बता दें, अगर प्लस प्लस हैं दो चार्ज, एक प्लस का दूसरा भी प्लस का, इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण रिपल्सन, और अगर एक प्लस और एक माइनस है इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण। और बेटा हैं दोनों वैद्युत बल, हैं दोनों कौन से, वैद्युत बल। अरे इलेक्ट्रिक नेचर के कारण भाई, एक प्लस है एक माइनस है तब लग रहा ना आकर्षण, है तो वैद्युत बल, एक प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण लग गया, ठीक है। तो ये हमारे बल का फॉर्मूला है कूलॉम के नियम से। क्या होता, वायु या निर्वात में कुछ दूरी पर रखे दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो वैद्युत बल का जो मान है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिक्स कर दो, F समानुपाती ऊपर वाले लिखो फिर नीचे वाले लिखो, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती 9 गुणा 10⁻9, ठीक है ना। अब जाना डीप में नहीं जा रहे, यहाँ आ जाओ, बल का फॉर्मूला मालूम चल गया हमें, ठीक है, और इसकी वैल्यू पता चलेगी 9 गुणा 10⁻9 लिखो। फिर लिखने Q1 Q2, तो वो तो Q है लिख दो, और Q और Q के बीच की दूरी यहाँ पे L है, L स्क्वायर कर दो, प्लस फिर Q और Q डैश के बीच में बल, इन दोनों के बीच में आओ, तो बेटा बल के लिए ये तो आएगी ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। तो 9 × 10⁻9 इंटू Q डैश, Q और Q डैश हैं, उनके बीच की दूरी देखो कितनी है, L/2, उसका स्क्वायर बराबर 0। अब देखो बेटा 9 गुणा 10⁻9 और Q, 9 गुणा 10⁻9 और Q कॉमन आएंगे, इन्हें हम कॉमन ले रहे हैं, और भेज दिया हमने उन्हें 0 में, नहीं समझे, 9 गुणा 10⁻9 और Q कॉमन आएंगे ना, उन्हें 0 भेज दिया, क्या बचेगा, Q बटे L स्क्वायर प्लस Q डैश बटे L स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 बराबर 0, ठीक है, समझ गया ना। इन दोनों को कॉमन ले लिए, साथ में Q को भी और ने भेज दिया 0 में, अपन ने 0 के नीचे जाएगा पूरा 0, Q डैश बटे में L का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 बचे, ये 4 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, बाई वाले देखते रहना, तो 4 ऊपर जाएगा, 4 Q डैश बटे L स्क्वायर इधर ले आए हम तो हो गया माइनस का, ये लो, बात समझ में आ रही, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 Q डैश बटे L स्क्वायर प्लस का है, इधर आने पे हो जाएगा माइनस का, फिर देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर भी कट गया, हमें बेटा Q डैश का मान चाहिए, 4 भेज दो नीचे, तो पता है जो मध्य बिंदु पे मिड पॉइंट पे जो चार्ज तुम्हें रखना पड़ेगा दोनों को बैलेंस करने के लिए, वो इतना होना चाहिए, कितना, माइनस का Q/4, समझ आई, तब पूरा निकाय संतुलन में रहेगा। मेन चीज़ सीखो, निकाय संतुलन के लिए सिग्मा F बराबर 0, यानी सभी बलों का योग 0 होना चाहिए। कौन कौन से बल हैं, इनके बीच में बल, तो फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू Q1 Q2 यानी Q, बीच की दूरी L, उनका स्क्वायर, और एक इन दोनों के बीच में बल बराबर 0 करो। अब ये मत कहना कि भैया इनके बीच में क्यों नहीं लिया, अरे Q डैश ले तो लिया, फिर कहो इनके बीच में लिए तो लिया Q, समझ गया ना, दो क्वालिटियाँ नहीं थी, एक Q वाली, एक Q और Q डैश वाली, दोनों ले लिए बराबर में कर दिए 0, समझ गया बात को, उससे मान निकाल लो Q डैश का, ये आ गया, नोट करो इसे, मतलब फ़ोटो खींचो। हो गई फ़ोटो, फ़ोटो हो गई भाई।
नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या है ना, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तो उसको समझने के लिए पहले 2-3 छोटी छोटी हेडिंग समझना है, वो देखो। सबसे पहले अपन को सीखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका मात्रक कल हमने बताया था आपको, न्यूटन बटे कूलम या वोल्ट बटे मीटर। तो एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। पहले तो ये समझो विद्युत क्षेत्र क्या होता। बेटा अगर एक प्लस की प्लेट है और अगर एक माइनस की प्लेट है, तो प्लस से माइनस की तरफ कुछ अदृश्य रेखाएं चलती हैं, समझ गए ना। उनके बीच में एक क्षेत्र बनेगा, उसे अपन कहेंगे विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लो अगर बाहर से किसी क्यू नॉट को अपन कहते हैं बेटा परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश, ठीक है। तो जब किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर आते हैं, अंदर लेके आते हैं, तो ये दोनों मिलके या कह लो विद्युत क्षेत्र में उस पर एक बल लगाएगा। क्यों लगाएगा समझो। प्लस वाला है, ये भी प्लस है, जब कोई चार्ज नहीं है तो प्लस लेना, ये प्लस का है अभी। प्लस वाला उस प्लस को धक्का लगाएगा दूर, क्योंकि हमने बताया प्लस प्लस प्रतिकर्षित कर दे, दूर भागते। प्लस वाला प्लस को दूर भागेगा। और जो माइनस वाली क्या करेगी, माइनस वाली प्लस को खींचेगी अपनी तरफ। तो ये प्लस वाली भी उसको धक्का लगा रही है आगे इधर, और माइनस वाली भी खींच रही है अपनी तरफ। इसका मतलब ये जो पिंड है वो इधर जाने लगेगा। दोनों ने मिलके, या कह लो कि विद्युत क्षेत्र ने मिलके, क्योंकि दोनों को मिला के विद्युत क्षेत्र बनता, ये प्लेट और ये प्लेट, दोनों को मिला के विद्युत क्षेत्र बना। उनने मिलके उस क्यू नोट पे एक बल लगाया, ठीक है। तो लगाएगा ये बल F और लाएगा ये आवेश, परीक्षण आवेश क्यू नोट के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या है परिभाषा? जब किसी टेस्टिंग चार्ज को या परीक्षण आवेश को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर या विद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आते हैं, तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है। प्लस वाला प्लस को दूर फेंकेगा, माइनस वाला भी प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स जो लग रहा है वो F और लाएगा टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट, दोनों के रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मात्रक कल बताया था न्यूटन बटे कूलम, या फिर आगे चल के एक और बनेगी विभव प्रवणता, वहाँ से वोल्ट बटे मीटर। अब दूसरी हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। ये क्या है? जब समान और विपरीत आवेश, जब कैसे बेटा, समान तथा विपरीत आवेशों को कुछ अल्प दूरी पर, आवेशों को कुछ अल्प दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है, तो बने सिस्टम को, ये जो चीज़ बनती है, जो सिस्टम बनता है, उसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। जैसे देखो, एक हो गया प्लस क्यू, एक हो गया माइनस क्यू, उनको किसी तरह हमने कुछ दूरी पर रख दिया। जो बीच की दूरी है बेटा 2L, L यहाँ और L यहाँ, टोटल दूरी कितनी है 2L। इसे हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। दो समान और किंतु विपरीत आवेश, ये देखो, ये प्लस वाला ये माइनस वाला है, दोनों क्यू, एक प्लस एक माइनस, उनको अगर कुछ दूरी पर रख दें, कितनी दूरी पर 2L, तो बने सिस्टम को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और हर विद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण होता है। हर विद्युत द्विध्रुव का क्या होता है? एक आघूर्ण। तो बेटा जो विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, डायपोल मोमेंट लिख लेना तुम, डायपोल मोमेंट जो P है वो बराबर होता दोनों चार्ज में से एक चार्ज, यानी Q, चिन्ह नहीं लगाना है, दोनों सेम ही तो हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क है, एक आवेश और बीच की टोटल दूरी, यानी कि इनके बीच की दूरी 2L,
तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश और बीच की दूरी 2l के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू द वन मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया। मात्रक क्या होगा द्विध्रुव आघूर्ण का, Q से कूलम, L से मीटर, इसका मात्रक P का। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से लिखते हैं, मात्रक बनेगा कूलम इंटू मीटर। Q से कूलम, 2l का दूरी है बेटा, मीटर में आएगी, कूलम इंटू मीटर। समझ गए ना, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब उन्होंने वहाँ हमसे पूछा वैद्युत द्विध्रुव के लिए बल आघूर्ण का व्यंजक स्थापित करें। देखो वहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है शायद। तो ये देखो, यहाँ से हमने एक वैद्युत क्षेत्र बना दिया, पक्के में यहाँ पे कोई प्लस होगा, यहाँ पे कोई क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये अपना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इधर है -Q, इधर है +Q। ठीक है, तो इस पे जो बल आघूर्ण की वैल्यू होती है ना टॉ की, वो होता है P क्रॉस E। जो क्रॉस का मतलब है सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट, और जब ये खोलते हो तो आता है PE sin थीटा। वहाँ जो हमने क्वेश्चन दिया उसमें हमने बोला सदिश रूप बताओ, ये सदिश रूप टॉ बराबर P क्रॉस E। क्रॉस का मतलब सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट, और अगर उसको खोल दोगे तो आएगा PE sin थीटा। अगर सदिश रूप का है तो लगाना P क्रॉस E, गलती से भी E क्रॉस P मत कर देना, P क्रॉस E मतलब P क्रॉस E। समझ गए ना। चलो इसका डेरिवेशन कल देखते हैं अपन।